चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है, अ क्लाइंट हु हैड सेवरल एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन, एक क्लाइंट है जिसे बहुत सारे एपिसोड्स हुए हैं चेस्ट पेन के, इज शेड्यूल्ड फॉर एन एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उस मरीज में एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाना है। नाम से ही आज समझ पा रहे होंगे, एक्सरसाइज करेगा पेशेंट और उसके साथ उसकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी रिकॉर्ड करेंगे एक्सरसाइज के साथ। विच एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द प्रोसीजर, क्लाइंट को एजुकेट करने के लिए नर्स उसको क्या बताएगी। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती क्या है। Medical technologists will guide you on how to walk on the treadmill before starting the test. The treadmill will start off slow and gradually increase its speed and slope incline in stages of 3 minutes interval. There are a total of 7 stages. The highest stages. आपने देखा होगा कैसे एक पेशेंट को ट्रेडमिल पे चला रहे हैं और उनकी ईसीजी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो नर्स इसके बारे में क्या बताएगी। बच्चे आपने देखा होगा कि ईसीजी बाहर से नर्स उस पेशेंट का ले रही थी। तो मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देता हूँ पहले। दिस फाइंडिंग फ्रॉम द मिनिमली इन्वेजिव टेस्ट, ये कह रहा है ये एक इन्वेजिव टेस्ट था, बिल्कुल गलत। हमने अभी अभी देखा कि ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, बाहर से ईसीजी रिकॉर्ड की जा रही थी जब क्लाइंट ईसीजी में ट्रेडमिल में चल रहा था। सेकंड, द फाइंडिंग ऑफ दिस टेस्ट विल बी मिनिमल असिस्टेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। बच्चे क्या ये टेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना में काम में आएगा? नहीं, ये जो टेस्ट होता है ईसीजी को देखना, यह डायग्नोसिस में काम आता है। इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस नॉट फॉर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, दिस टेस्ट इज द डेफिनेटिव मेथड टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल कॉज ऑफ चेस्ट ऑफ पेन। ये भी गलत है बच्चे, क्योंकि ये डेफिनेटिव मेथड नहीं होता है, ये डिफरेंशियल मेथड होता है। ईसीजी के साथ बहुत सारी और दूसरी चीज़ें देखी जाती हैं कभी भी डायग्नोसिस बनाने के लिए, जैसे लैब वैल्यूज़ देखी जाएंगी और बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, इको वगैरह सारे टेस्ट कराए जाते हैं जिनसे एक डायग्नोसिस बनाया जाता है। तो ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बचा और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? वो है दिस इज अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट। बिल्कुल सही है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट था टू चेक योर हार्ट रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स बताता है कि आपका हार्ट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है फिजिकल एक्टिविटी को। तो दिस इज द राइट आंसर बच्चे। ये एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो बताएगा कि एक्सरसाइज के दौरान आपका हार्ट का रिस्पॉन्स एक्सरसाइज के लिए। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कह रहा है क्लाइंट इज एडमिटेड विद चेस्ट पेन, एक व्यक्ति का चेस्ट पेन हो रहा था, अनरिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। उसको नाइट्रोग्लिसरीन दे दिया फिर भी पेन अनरिलीव्ड है। उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, एन एलिवेटेड टेम्परेचर, बीपी काफ़ी कम है और काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग मरीज को हो रही है। क्लाइंट को चेस्ट पेन हो रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, बीपी भी कम है और स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया कि क्लाइंट को एमआई है। डॉक्टर ने डायग्नोज किया क्लाइंट को हार्ट अटैक हुआ है। विच शुड द नर्स कंसिडर एज अ वैलिड रीजन फॉर वन ऑफ द क्लाइंट फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स है वह नॉर्मल या वैलिड रीज़न है उस चीज़ के लिए। देखेंगे इनमें से क्या मरीज को हो सकता है। तो पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कंस्ट्रिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल ब्लड वेसल कॉज डिक्रीज इन बीपी। याद रखिए बच्चों, एक बात याद रखना, जैसे ही एमआई होता है पहले बीपी इंक्रीज करता है देन डिक्रीज करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ सडन डिक्रीज इन बीपी, ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज इनिशियली बीपी इंक्रीज करता है एंड देन डिक्रीज करता है। नेक्स्ट, कैटेकोलामाइन रिलीज हुए हैं इन्फेक्शन की वजह से, दैट कॉज इंटरमिटेंट लोकलाइज्ड पेन। बिल्कुल गलत बच्चे, ये शब्द ही इसने गलत लिख दिया, इंटरमिटेंट, क्योंकि जब भी हार्ट अटैक होता है जो पेन होता है वह कांस्टेंट होता है, जो पेन होता है वह परसिस्टेंट होता है। तो जो पेन होगा हार्ट अटैक में वो कांस्टेंट एंड परसिस्टेंट होगा, इसने इंटरमिटेंट लोकलाइज्ड पेन लिखा है, तो यहीं पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर सबसे फर्स्ट ऑप्शन को पढ़े, पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड मायोकार्डियम कॉज डायफ्रोसिस। बच्चे याद है आपको, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, डायफ्रोसिस यानी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बताता है नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक का नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत।
तो यानी कि सही ऑप्शन क्या है बच्चे? सही ऑप्शन है इन्फ्लामेशन इन द मायोकार्डियम कॉज अ राइज इन सिस्टमिक बॉडी टेम्परेचर। इन्फ्लामेशन मायोकार्डियम में, हार्ट में जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसकी वजह से उस व्यक्ति का सिस्टमिक बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है मायोकार्डियम में, उसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। ये राइट ऑप्शन है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखिएगा, पहले एलिमिनेट करिएगा और फिर सही ऑप्शंस में पहुंच जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखने की कोशिश करते हैं क्या हमसे पूछ रहा है। वो कह रहा है व्हाट मस्ट द नर्स डू टू डिटरमाइन अ पल्स प्रेशर। कभी भी अगर किसी नर्स को पल्स प्रेशर जानना हो तो वो क्या करेगी? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीप्लाइड द हार्ट रेट बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। आप जानते होंगे बच्चे, हार्ट रेट को जब स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा क्या निकलता है? कार्डियक आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या निकालना है? पल्स प्रेशर। और ये कह रहे हैं मल्टीप्लाई हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करें स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो हम जानते हैं क्या मिलता है हमें? कार्डियक आउटपुट। तो ये ऑप्शन तो गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में ये कह रहा है सब्सट्रैक्ट द डायस्टोलिक फ्रॉम सिस्टोलिक रीडिंग। डायस्टोलिक को सिस्टोलिक रीडिंग से माइनस करें। जैसे 120/80 किसी पेशेंट का बीपी है, तो इसमें सिस्टोलिक बीपी क्या है? सिस्टोलिक बीपी है 120, डायस्टोलिक बीपी है 80। तो जब आप 120 में से 80 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 40। तो जब भी आप सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी माइनस करते हो और जो आपको मिलता है उसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर। और यही तो नर्स को जानना था। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब्सट्रैक्ट करो डायस्टोलिक को सिस्टोलिक रीडिंग से। ये राइट आंसर होगा। अगर आपको पल्स प्रेशर जानना है तो आपको डायस्टोलिक बीपी को सिस्टोलिक बीपी से माइनस करना होगा, आपको मिल जाएगा पल्स प्रेशर। आगे देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शंस इसमें थे। एक ऑप्शन था डिटरमाइन द मीन बीपी बाय एवरेजिंग बाय 2। ये गलत है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। याद रखना यहाँ पर से भी एक क्वेश्चन बनता है। जब भी आप एपिकल पल्स में से माइनस कर दोगे रेडियल पल्स, जब भी आप एपिकल पल्स में से माइनस कर दोगे रेडियल पल्स, आपको मिलेगा पल्स डेफिशिएट। आपको क्या मिलेगा? पल्स डेफिशिएट। तो याद रखना, वो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि पल्स डेफिशिएट को रिकॉर्ड करने के लिए पल्स डेफिशिएट आपको कैसे मिलता है? पल्स डेफिशिएट कैसे मिलेगा? एपिकल पल्स में से जब रेडियल पल्स को माइनस किया जाता है तो आपको मिलता है पल्स डेफिशिएट। तो ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बनता है पल्स प्रेशर वाला, और कार्डियक आउटपुट कैसे निकालेंगे ये वाला क्वेश्चन बनता है। तो 3 क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन से क्लियर हो गए। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है आफ्टर सर्जरी फॉर इंसर्जन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है एक पेशेंट की सर्जरी हुई है। कौन सी सर्जरी? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, CABG। CABG होने के बाद एक क्लाइंट का क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38.8 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। वर्ड प्रायोरिटी कंसर्न रिलेटेड टू एलिवेटेड टेम्परेचर डज अ नर्स कंसिडर व्हेन नोटिफाइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये कह रहा है कि CABG के बाद एक मरीज का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, और अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऐसी कौन सी चीज़ है जो नर्स बताएगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। नर्स जानती है कि कौन सी चीज़ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम कर सकती है पेशेंट में, और उसे डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। ये इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। तो देखते हैं। अ फीवर में लीड टू डायफोरेसिस। बुखार आने से मरीज को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। बच्चे ऑप्शन सही है, लेकिन क्या डॉक्टर को यह इन्फॉर्म करना जरूरी है? क्योंकि फीवर में डायफोरेसिस होना नॉर्मल बात है, तो ये एक प्रायोरिटी कंसर्न नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 4 में आ जाइए। अन इंक्रीज्ड टेम्परेचर में भी साइन ऑफ हेमरेज। क्या कभी भी हेमरेज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है? नहीं, कभी भी नहीं। हेमरेज होने की वजह से आपको जो लक्षण आएंगे वो ऐसे आएंगे कि आपकी रैपिड हो जाएगी पल्स, आपको टैकी वगैरह देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन वगैरह में असर पड़ेगा, लेकिन कभी भी आपके टेम्परेचर एलिवेट नहीं होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज टेम्परेचर इंडिकेट सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा का टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। सेरिब्रल एडिमा जब बढ़ता है तो बच्चों में आप देख सकते हैं कि बल्जिंग ऑफ फोंटेनिल हो रहा है, बड़ों में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है,
सेरिब्रल यानी इंक्रीज आईसीपी के साइन। तो टेम्परेचर का सेरिब्रल एडिमा से कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर का हेमरेज से कोई लेना देना नहीं है। फीवर में डायफ्रोसिस हो रहा है लेकिन इसमें डॉक्टर को बताने लायक कोई बात नहीं है, तो हम किस चीज़ के लिए डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर जाता है कि सर जब भी उस पेशेंट को फीवर आया, CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के बाद जब भी उस पेशेंट को फीवर आया, उस पेशेंट को फीवर की वजह से उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है। आप जानते हैं कि फीवर आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, और जब आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो आपकी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, और उस ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड को मैट करने के लिए आपका कार्डियक आउटपुट क्या करेगा? बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपने डॉक्टर को बतानी है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, हो सकता है कि पेशेंट का कार्डियक आउटपुट काफ़ी बढ़ जाए। ये चीज़ हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी है। चलिए CABG का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप समझ पाएँ कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट क्या होती है। ये देखिए, ये एक नॉर्मल हार्ट है और यहाँ पर देखिए प्लैग का फॉर्मेशन हो चुका है। कोरोनरी आर्टरी में देखिए प्लैग का फॉर्मेशन हो चुका है, तो ब्लड के जाने के लिए बहुत कम स्पेस है। अब यहाँ पर क्योंकि प्लैग का फॉर्मेशन हो चुका है, हम क्या करते हैं? एक बाईपास बना देते हैं। तो देखिए किस तरीके से, बिफोर सर्जरी से पहले ऐसे था, सर्जरी के बाद हम क्या करते थे? ये देखिए, हमें पता है कि प्लैग यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो हम एक बाईपास बना लेते हैं डायरेक्टली, जो कि क्या कर देता है? उस सर्कुलेशन को बाईपास कर देता है। तो इसे हम कहते हैं CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। याद रखिएगा, इमेज से भी वो आपसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट विद पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। क्लाइंट को क्या है? पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। मैं आपको दिखा देता हूँ पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज कैसे होता है बच्चे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पेरिफ्री की, देखिए पाँव की जो वेसल्स है, पेरिफ्री आपके हाथ पाँव में जो पेरिफ्री में जो ब्लड वेसल्स हैं, वो जब नैरो हो जाती हैं, उनमें जब प्लैग का फॉर्मेशन हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे पेरिफेरल आर्टरीज में जब प्लैग का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरीके से ब्लॉक्ड आर्टरीज, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। अब आगे देखते हैं, मरीज को पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है और वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले से ही आप देखिए क्या है, पहले से ही नैरो है पेरिफेरल वेसल्स। अब देखते हैं आगे पूछता, वो कह रहा है कि एक पेशेंट नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट जिनको पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है अबाउट स्मोकिंग सिजेशन। नर्स उनको बोल रही है कि आपको स्मोक नहीं करना है, स्मोकिंग सिजेशन प्रोग्राम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर किसी पेशेंट को पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ है तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे कि आपको स्मोक नहीं करना है। और COPD में भी याद रखना बच्चे, COPD में भी स्मोकिंग से मना करते हैं। रेनॉड डिजीज़ होती है, रेनॉड डिजीज़ में भी स्मोकिंग से मना करते हैं, और पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ होती है उसमें भी स्मोकिंग से मना करते हैं। तीनों अपने क्वेश्चन में अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि क्लाइंट को टीच करी थी नर्स जिनको पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ है कि स्मोकिंग आपको नहीं करना है। विच फिजियोलॉजिक इफेक्ट ऑफ निकोटीन शुड द नर्स एक्सप्लेन टू द ग्रुप। नर्स उनको क्या बताएगी कि स्मोकिंग में निकोटीन की वजह से क्या होता है जो आपको वो स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग में निकोटीन की वजह से क्या होता है। तो आप पहला चीज़, हमने इससे पहले भी वीडियोस में पढ़ा है कि कैफीन, निकोटीन ये सब कैसे करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। क्या करते हैं? वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। कभी भी आपसे पूछे कैफीन क्या करता है, आपसे पूछे निकोटीन क्या करता है, ये दोनों के दोनों बच्चे क्या करते हैं? वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं ब्लड वेसल्स का। ठीक है, तो सबसे पहला कंस्ट्रिक्शन सही ऑप्शन है, कंस्ट्रिक्शन सही ऑप्शन है, डायलेशन। तो अगर मुझे दो ऑप्शन हटाने हों और मैं जानता हूँ निकोटीन कंस्ट्रिक्शन करता है, तो मैं ईजिली सबसे पहले तो इन दो ऑप्शंस को हटा दूंगा। हालांकि हम पढ़ सकते हैं उन ऑप्शंस में क्या लिखा था। ये कह रहे हैं डायलेशन ऑफ द सुपरफिशियल वेसल्स कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ कोलेक्ट्रल। कभी भी डायलेशन नहीं करता है निकोटीन। सेकंड, डायलेशन ऑफ पेरिफेरल वेसल्स, गलत, हमेशा पेरिफेरल वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है निकोटीन। तो ये ऑप्शंस तो गलत हो गए। अब बचे हुए दो ऑप्शंस में आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कंस्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल वेसल्स डायलेट द डीप वेसल्स, या फिर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पेरिफेरल वेसल्स इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्लो। तो बच्चे कंस्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल वेसल्स नहीं,
ये चाहे सुपरफिशियल हो चाहे डीप हो, कोई भी पेरिफेरल वेसल हो, अगर आप निकोटीन ले रहे हैं तो वो लीड कर सकती है उसके वैसोकंस्ट्रिक्शन में। वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी कि निकोटीन लेने से वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है पेरिफेरल वेसल्स का, चाहे वो सुपरफिशियल हो चाहे वो डीप हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो अब सही ऑप्शन कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ सेकंड, कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल वेसल्स इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्लो। नर्स उन्हें बताएगी कि अगर आपको पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ है और आप निकोटीन लेते हैं तो उसकी वजह से आपके पेरिफेरल वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्लो, ब्लड का फोर्स ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। तो यही सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए